जिस केस का ज़िक्र मैं करने जा रही हूँ, उसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि आत्महत्या करने के बाद क्या स्थितियाँ होती हैं और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की क्या स्थितियाँ होती हैं। ये केस एक लड़की का है जिसने 1860 में 18 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। वैसे तो उस लड़की को 100 साल का लंबा जीवन मिला था, लेकिन जो परिस्थितियाँ आई वो उन्हें झेल नहीं पाई। अब जब उसने अपने मार्गदर्शक से ये शिकायत करी, क्योंकि वो अपने प्रेमी से विवाह करने वाली थी और वो उस समय गर्भवती थी, लेकिन उसका विवाह अपने प्रेमी से नहीं हो सका। उससे पहले ही उसके प्रेमी की छत से गिरकर मृत्यु हो गई। और क्योंकि वो उस वक्त गर्भवती थी तो उसे समझ नहीं आया कि अब समाज उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, उसकी और उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। तो इन सब हालातों से भागने के लिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। अब स्थितियाँ क्या हैं जब वो आत्महत्या करने के बाद उसने नदी में डूब के आत्महत्या करी। अब जब वो आत्महत्या करने के बाद आत्मा लोक पहुँचती हैं तो स्थितियाँ क्या हैं। सबसे पहले तो जब वो आत्मा लोक पहुँची, उसके जीवन का एक बार जो लेखा जोखा तैयार हुआ, तो सबसे पहले तो उसके मार्गदर्शक ने और उसके प्रेमी थॉमस ने उसे ढांढस बंधाया, उसे तसल्ली दी। और कुछ देर बाद जब वो अपने मार्गदर्शक के साथ अकेली रह गई तो उसने महसूस किया कि उसके मार्गदर्शक उसके प्रति थोड़ा सा रूखा व्यवहार रखते हैं। वो समझ गई कि मार्गदर्शक निराश हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना लेसन पूरा किए बिना आ जाऊंगी। लेकिन वो भी अपने जीवन की परिस्थितियों से बड़ी दुखी होकर गई थी। उसे लगा कि अब उसे उसके मार्गदर्शक से डांट पड़ेगी, लेकिन उसने भी अपने मार्गदर्शक से पूछा कि जब शुरुआत में योजना बनी थी उसके जीवन की, जब उसने जीवन चयन किया था, उस वक्त तो उसने आत्महत्या का विकल्प नहीं चुना था। ये हमेशा होता है, कभी भी कोई भी आत्मा जब जीवन चयन में अपना जीवन का निर्णय लेती है, अपने जीवन चक्र का निर्णय लेती है, तो उसमें कभी भी आत्महत्या का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। यानी आत्महत्या हमेशा स्वतंत्र कर्म की कैटेगरी में आता है, वो कभी भी किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता। तो उसने यही कहा मार्गदर्शक से कि ये तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ नहीं था, फिर ये मेरे जीवन में क्यों आया। उसने तो अपने जीवन की योजना ये बनाई थी कि वो अपने प्रेमी थॉमस से विवाह करेगी, उसके बच्चों की माँ बनेगी, एक लंबी उम्र जिएगी। उसने तो ये अपने जीवन का निर्णय लिया था। तो ये परिस्थिति कि उसने आत्महत्या कर ली, ये तो उसकी किस्मत में नहीं लिखी थी। तब उसके मार्गदर्शक ने उसे बताया कि थॉमस की जो मृत्यु हुई है वो भी एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसे भी बहुत सारे विकल्प थे। जैसे कि थॉमस एक फिसलन भरी खड़ी हुई ऊंची सी ढलान पे एक छप्पर बना हुआ था, वहाँ पर वो उसकी मरम्मत करने के लिए चढ़ा था और वहाँ से वो गिर के उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर उसके मार्गदर्शक कहते हैं कि उसकी आत्मा के मन ने इस दुर्घटना को उसकी परीक्षा बनाने का निश्चय कर लिया था। लेकिन बाद में ये बात समझ आई कि थॉमस जब छत की मरम्मत कर रहा था तो उसका मन उसे रोक रहा था, लगभग वो मना ही करने जा रहा था। वो उसको बार बार उसका मन कह रहा था, मत चढ़ इस सीढ़ी पर, ना कर इस छत की मरम्मत। मन उसे पूरे जोर के साथ रोक रहा था। लेकिन जैसे कि कई विकल्प होते हैं ना, किसी भी घटना चक्र के बहुत सारे विकल्प होते हैं आपके सामने, आप ये रास्ता चुनेंगे, ये रास्ता चुनेंगे, ये रास्ता चुनेंगे। तो थॉमस के मन ने एक गलत रास्ता चुन लिया, अपने मन की नहीं सुनी और उसने कहा कि नहीं, मैं तो इस छत की मरम्मत करूँगा। यहाँ पर इससे पहले जो मार्गदर्शक हैं उन्होंने बात स्पष्ट कही है, एग्जैक्टली उनके शब्दों में, थॉमस की मृत्यु तो इस जीवन चक्र के विकल्पों में से एक थी। विकल्पों में से एक थी, निश्चित नहीं थी। इस लाइन पे गौर कीजिएगा, विकल्पों में से एक थी। यानी कि थॉमस जो उसका प्रेमी मर गया, ये भी जो अनेक चयन वो कर सकता था उसमें से एक था। शायद ये इसकी पहली तारीख रही होगी थॉमस की। लेकिन ये तो चलो थॉमस था, थॉमस की लाइफ का एक विकल्प था। मतलब जैसे एक घटना होती है ना, तो घटना में आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप हाँ करेंगे, ना करेंगे, कुछ एक रास्ता आप चूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से वो छत की मरम्मत करेगा या नहीं करेगा, ये विकल्प था उसके पास, पर उसने अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं किया,
अपने मन की आवाज़ को नहीं सुना और एक गलत विकल्प चुन लिया और अपनी मृत्यु की पहली तारीख पर ही इस धरती से चला गया। लेकिन जो एनी थी, एमी जो कि उसकी प्रेमिका जिसकी आत्महत्या करके मृत्यु हुई, उसके पास तो ऑप्शन नहीं था। मतलब वो तो आत्महत्या उसकी स्वतंत्र इच्छा पूरी तरह से, उसके पास आत्महत्या करने का कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का परिचय देते हुए आत्महत्या का रास्ता चुना। वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की नहीं सुन सकी, वो भी जीवन की परिस्थितियों के आगे हार गई। यहीं पर तो साहस का परिचय देना था और यहीं पर वो हार गई। यहाँ पर उसके मार्गदर्शक ने एक बहुत सुंदर बात कही कि एमी अपने अंदर जितनी क्षमता समझती थी, एमी को लगता था कि वो इन परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन वो कर सकती थी। उसकी क्षमता उससे कहीं ज़्यादा थी जो वो सोचती थी कि वो कर सकती है। अच्छा, अभी इस लाइन पे थोड़ा गौर कीजिएगा। इसके विपरीत एक बार एमी को महसूस हुआ कि ये सारे क्रियाकलाप क्रूर और गैर ज़रूरी हैं। इस पर उसके मार्गदर्शक लिकोको ने उसे याद दिलाया कि खुद को प्रताड़ित करने का कार्य एक इतिहास है और अगर वह भविष्य में दूसरों को उनका अस्तित्व बनाए रखने में उनकी सहायता करना चाहती है तो उसे अपनी हीन भावना से उबरना होगा। ये जो लाइनें मैंने अभी बोली हैं, ये बहुत डीप अर्थ रखती हैं। आप इस एक एक लाइन पे गौर कीजिए। जैसे कि खुद को प्रताड़ित करने का कार्य एक इतिहास है, यानी कि जो एमी है, एमी क्या कई जन्मों का इतिहास है आत्महत्या करना, वो प्रवृत्ति है उसकी। ऐसा नहीं कि एमी ने ये काम पहली बार किया है, वो पिछले जन्मों में भी आत्महत्या को कर चुकी है। अब दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, गौर कीजिए। अगर वो भविष्य में दूसरों को उनका अस्तित्व बनाए रखने में उनकी सहायता करना चाहती है तो उसे अपनी हीन भावना से उबरना होगा। ये लाइन बहुत मामूली लगती है लेकिन बहुत डीप है। एमी के अंदर अपने आप को, अपनी शक्तियों को कमतर समझने की एक हीन भावना है और अगर वो इस चीज़ के ऊपर जीत हासिल कर लेती है तो भविष्य में, यानी कि अब जो भविष्य में जन्म लेगी, जिन भी आत्माओं से उसका सामना होगा, वो इस तरह के कार्य करने में क्षमता हासिल कर लेगी कि वो दूसरे अपना अस्तित्व बनाए रखें, यानी दूसरे अपना अस्तित्व बनाए रखें, यानी दूसरे लोग आत्महत्या ना करें, इस चीज़ के लिए उनको संभालने का एक क्या कहेंगे इसे, एक ताकत वो अपने अंदर डेवलप कर लेगी, एक गुण वो अपने अंदर डेवलप कर लेगी कि उसने अपनी हीन भावना पर जीत हासिल करी, उसने अपनी इस कमज़ोरी को जीत लिया कि वो आत्महत्या नहीं करेगी। तो इसके बाद वो सबब बन सकती है और भी जो लोग हैं जो आत्महत्या करने की इच्छा रखते हैं उनको इस चीज़ से बाहर निकालने की। ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है कि जो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं में हमारा जीवन लक्ष्य छुपा होता है। अपनी क्षमता को कमतर आंकना, अपने आप को हीन समझना, यही तो उसकी कमज़ोरी थी और उसके जीवन का लक्ष्य भी यही था कि इसी कमज़ोरी के ऊपर जीत हासिल करनी है और फिर लोगों को, जो अन्य आत्माएं हैं, उनको इसी कमज़ोरी से बाहर निकालना है। अब ये तो थी आत्महत्या करने के बाद एमी की अपने मार्गदर्शक से बातचीत, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए, यानी कि अब क्या, अब अपने मार्गदर्शक से जब उसने बातचीत कर ली, थॉमस से वो मिल चुकी है, मार्गदर्शक से वो मिल चुकी है, अब अगला स्टेप है वो उस आत्मिक लाइब्रेरी में अपने आकाशीय रिकॉर्ड को देखने जा रही है। अब वहाँ पर उसने क्या देखा, कैसे देखा, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी, क्योंकि वहाँ पर उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं कि वो ये ना करती तो ये होता, ये ना करती तो ये होता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। साथ ही नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है, जहां पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ भी ख़त्म होने वाली है। उस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद वहाँ बोर्न अगेन की सीरीज़ शुरू होगी, जिसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार जब व्यक्ति रीबर्थ लेता है, एक मृत्यु के बाद जब रीबर्थ होता है तो क्या परिस्थितियाँ होती हैं, किन हालातों में लेता है, पूर्व जन्मों का क्या असर होता है, उसका वर्तमान जीवन पे किस प्रकार से होता है, इन सब बातों का जिक्र किया जाएगा। आप सभी पर परमात्म प्रेम, सौंदर्य और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में
स्थान प्राप्त करें। आज जिस केस का जिक्र मैं कर